हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं जो कि अभी करंटली हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं आरबीएसई बोर्ड के। तो उनमें से मैं लेके आया आज 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो हाफ ईयरली का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और उनके आंसर क्या होने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो एमसीक्यूज है वो है जेनकिंस ने 1940 में किस आवर्ती वर्ण के बारे में बताया था। तो जेनकिंस ने किस आवर्ती वर्ण के बारे में बताया था। तो जब भी अपन पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो इस पहले चैप्टर में आवर्ती चयन का जो प्रक्रिया है इसका उपयोग किया जाता है परपरागित फसलों में। और आवर्ती चयन की टोटल 4 विधियां पढ़ते हैं। एक तो है सरल आवर्ती चयन, आवर्ती चयन यानी कि रिकरेंट सिलेक्शन। आवर्ती चयन को क्या कह रहे हैं? रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन। तो 3 प्रकार की विधियां हैं, सॉरी 4 प्रकार की विधियां आती है इसमें। एक तो है सरल आवर्ती चयन, जीसीए के लिए आवर्ती चयन, एससीए के लिए आवर्ती चयन और रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। इनमें से जेनकिंस ने दिया है कौन सा? जीसीए के लिए आवर्ती चयन यानी कि सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। ऐसे ही हल नामक वैज्ञानिक ने 1945 में कंसेप्ट दिया किसके लिए? विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। और 1949 में 3 साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन, हार्वे और कॉमस्टोक। इन्होंने दिया है व्युत्क्रम आवर्ती चयन, रेसिप्रोकल आवर्ती रिकरेंट सिलेक्शन। तो इसका सही आंसर होने वाला है सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित डीएनए यानी टीडीएनए का लगभग माप होता है। तो टीडीएनए का माप होता है 23 केबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित अनाज के भंडारण हेतु नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा होनी चाहिए 8 से 10%। विशेष क्या ध्यान रखना है? आंसर तो है 8 से 10%, लेकिन एक अपवाद अपने को ध्यान रखना है। वो अपवाद कौन सा है? खपरा भरंग। खपरा भरंग ऐसा कीट है जो इससे कम नमी होने पे भी यानी कि लगभग 4% तक नमी होती है तब तक भी यानी कि ये कीट क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो जो ये नमी बताई गई है इस रंग को छोड़ के बताई गई है यानी कि इस नमी के ऊपर भंडारित करते हैं तो जो कीट है वो प्रकोप यानी जो नुकसान है वो नहीं पहुंचा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विनाशी कीट एवं नाशक जीव अधिनियम जिसको कहा जाता है डीपा, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट पेस्ट एक्ट, ये कब बना था? तो ये बना है 1914 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका आंसर होने वाला है बी 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरे में मलानी रोग के रोग कारक का नाम क्या है? तो जीरे का जो मलानी रोग है, विल्ट रोग है, वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज क्यूमिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंचुए में उत्सर्जन अंग क्या कहलाता है? तो केंचुए का जो उत्सर्जन अंग है वो है नेफ्रीडिया। अब ध्यान रखना है नेफ्रीडिया नलिकाकार कोशिकाओं का समूह होता है जो कि उत्सर्जन का कार्य करते हैं और ये प्रथम 3 खंडों को छोड़कर बाकी सभी खंडों में प्रेजेंट रहते हैं। नेफ्रीडिया कार्य के आधार पर 2 प्रकार के बताए गए हैं, बहिर्मुखी नेफ्रीडिया और अंतर्मुखी नेफ्रीडिया। बहिर्मुखी नेफ्रीडिया ऐसे नेफ्रीडिया होते हैं जो अपने उत्सर्जी पदार्थ को सीधे शरीर से बाहर निकालते हैं, जबकि अंतर्मुखी नेफ्रीडिया ऐसे नेफ्रीडिया होते हैं जो अपने उत्सर्जी पदार्थ को सीधा आहार नाल में भेजते हैं और आहार नाल के माध्यम से वो बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी फिल इन द ब्लैंक्स आ गए। पहला है काजरी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो काजरी संस्थान है जोधपुर राजस्थान के अंतर्गत। दीमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दीमक का वैज्ञानिक नाम है
ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ओडेंटोटर्मिस ओबेसस, ये दीमक का वैज्ञानिक नाम है। विषाणु का कौन सा भाग संक्रमणकारी होता है? तो वो होता है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। ध्यान रखना है, जो विषाणु होते हैं वो विषाणु दो भागों से मिलकर यानी कि दो संरचनाओं से मिलकर बने हुए हैं। एक तो है न्यूक्लिक अम्ल और एक है प्रोटीन। इनमें से जो प्रोटीन है वो सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव कवर होता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल इन्फेक्शियस यानी कि संक्रमणकारी भाग होता है। न्यूक्लिक अम्ल के रूप में इनमें आरएनए भी मिलता है और डीएनए भी मिलता है। मोस्टली इनके अंतर्गत मिलता आरएनए, जैसे कि तंबाकू मोजेक वायरस है। इसका उदाहरण देना चाहूँ तो कौन सा हो गया? तंबाकू मोजेक वायरस। और डीएनए का दे तो जो कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस है वो डीएनए के रूप में मिलता है। सूत्रकृमि विज्ञान का पिता, फादर ऑफ नेमेटोलॉजी, तो इसका आंसर है एने कोब। एने कोब। टिड्डे का शरीर, तो टिड्डे का शरीर 3 भागों में बटा हुआ है, सिर, वक्ष और उदर। सिर, वक्ष और उदर के अंतर्गत। रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम लेबियो रोहिता या रोहिटा, ये रोहू मछली का वैज्ञानिक नाम है। उत्परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। कायिक कॉलोनीय विविधता क्या होती है? सफेद लट के लक्षण कौन से हैं? तो इनके आंसर लेके आया हूं मैं। जैसे कि पहला है म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। तो किसी भी जीव के लक्षण में होने वाला आकस्मिक और वंशानुगत सडन और हेरिडिटेबल चेंजेज वो क्या कहलाता है? म्यूटेशन, उत्परिवर्तन कहलाता है। और ये कंसेप्ट किसने दिया है? तो वो दिया है ह्यूगो ड्यूरिज। तो डेफिनेशन कैसे लिखनी है इसकी? किसी जीव के लक्षण में आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन कहलाते हैं। ऐसे सोमा क्लोनल वेरिएशन यानी कि कायिक विविधता, कायिक कॉलोनीय विविधता क्या होती है? तो प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा उत्पन्न जो भी पौधे हैं उन पौधों के अंतर्गत जो वेरिएशन यानी कि जो डिफरेंस मिलता है, भिन्नता मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है? सोमा क्लोनल वेरिएशन कहा जाता है। और इसका उपयोग करके नई नई वेराइटियां भी डेवलप कर ली जाती है। तो उत्तक संवर्धन तकनीक से प्राप्त पादपों में पाई जाने वाली भिन्नता कायिक कॉलोनीय विविधता कहलाती है। और इसका यूज करके सरसों में तो डेवलप की गई है, पूसा जय किसान शकरकंद में विकसित की गई है स्कारलेट किस्म, और जिरेनियम में विकसित की गई है सिग्मा किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सफेद लट के लक्षण क्या है? जो सफेद लट के जो प्रौढ़ होते हैं वो भूरे काले रंग के होते हैं, जबकि जो लट अवस्था होती है वो सफेद रंग की होती है। और जो इसकी तृतीय अवस्था होती है यानी कि जो विकसित लट होती है वो अंग्रेजी के सी आकार की होती है। आईपीएम यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समाकलित नाशक कीट प्रबंधन। कीट प्रबंधन की अपन अलग अलग विधियां पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 है अपना, जो कि पूरा कीट प्रबंधन के ऊपर है, जिसमें भौतिक विधियां पढ़ते हैं, यांत्रिक विधियां पढ़ते हैं, कृषि विधियां पढ़ते हैं, जैविक विधियां पढ़ते हैं और रासायनिक विधियां पढ़ते हैं। तो समाकलित कीट प्रबंधन शब्द का अर्थ ही क्या है? या जितनी भी प्रबंधन की विधियां हैं उनको इस प्रकार से समायोजित करें जिससे कि रासायनिक विधि का उपयोग कम से कम हो सके, यानी कि केमिकल का उपयोग ना के बराबर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेलाइडोगाइन। ध्यान रखना है, ये सूत्रकृमि वाले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है मेलाइडोगाइन। तो मेलाइडोगाइन ग्रीक भाषा का एक वर्ड है जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है मेलन, दूसरा शब्द है ओइड्स और तीसरा शब्द है गाइन। मेलन का मीनिंग क्या है? एप्पल या गार्ड। ओइड्स का मीनिंग क्या है? रिजेम्बलिंग। और गाइन का मीनिंग क्या है? फीमेल। तो इसका अर्थ क्या होता है? सेव या गार्ड की तरह मादा सूत्रकृमि
यानी कि जो फीमेल नेमेटोड है वो किसकी तरह दिखाई देता है, एप्पल यानी सेव की तरह दिखाई देता है। फिर अगला क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन में कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। तो मधुमक्खी पालन में जो उपयोग में आने वाले उपकरण हैं वो है जिससे सिर ढकने की जो नेट आती है उसका उपयोग किया जाता है, चाकू का उपयोग किया जाता है, धुआं करने का जो यंत्र होता है उसका उपयोग किया जाता है, शहद निकालने के जो यंत्र होते हैं इनका उपयोग किया जाता है और प्लेटों का उपयोग किया जाता है। तो ये एपीकल्चर में आने वाले कुछ उपकरण हैं जो कि अपने मधुमक्खी पालन के चैप्टर में सबसे लास्ट में इन्हीं उपकरणों के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी को परिभाषित करना है। यह है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम ही है पादप रोग विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पादपों में होने वाले रोगों के कारणों हेतु की मीनिंग यानी कि एटियोलॉजी और रोगों से होने वाली हानि तथा उनके नियंत्रण के जो इतने भी उपाय है उन उपायों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं जिस ब्रांच में, वो ब्रांच क्या कहलाती है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। एर्गोटिज्म, यहाँ अपने को विशेष ध्यान रखना है, मैंने कंसेप्ट के रूप में लिखा हुआ है। पहले तो ध्यान रखना एर्गोटिज्म का क्वेश्चन आया हुआ अपने हाफ ईयरली में। तो एर्गोटिज्म तो क्या होते हैं, जो क्लेवीसेप्स जो कवक होता है इसके स्क्लेरोसिया जो एल्केलॉइड उत्पन्न करते हैं, या मैं कह दूं क्लेवीसेप्स कवक के जो स्क्लेरोसिया है यदि वो पशुओं या मानव के द्वारा यानी मनुष्य के द्वारा खा लिया जाता है तो उनके अंतर्गत भी क्या होता है, एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसमें क्या होता है, पेट दर्द करने लगता है, उल्टियां होने लगती है। तो उस रोग को क्या कहते हैं, एर्गोटिज्म कहते हैं उस रोग को। तो अर्गट क्या है, तो अर्गट बाजरे का एक रोग है, जबकि अर्गोटिन क्या है, तो अर्गट रोग उत्पन्न करने वाला जो कवक है वो कवक कौन सा है, क्लेवीसेप्स। तो क्लेवीसेप्स कवक से उत्पन्न जो एल्केलॉइड यानी कि जो रसायन है या जो स्राव है वो क्या कहलाता है, अर्गोटिन। या मैं कह दूं अर्गट रोग में जो चिपचिपा रसायन उत्पन्न होता है या चिपचिपा जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, अर्गोटिन। और अर्गोटिज्म क्या है, तो मानव या पशुओं में होने वाला रोग है जो किसके कारण हो रहा है, अर्गट रोग से ग्रसित भी जो उपयोग भी कर रहे हैं तो ये अर्गोटिज्म बीमारी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पादप पुरस्तापन यानी प्लांट इंट्रोडक्शन के 2 लाभ पूछे हैं या 2 उपलब्धियां पूछी है। तो पादप पुरस्तापन क्या होती है, किसी ऐसे क्षेत्र में फसलों या किस्मों या जीनोटाइप को उगाना जहां पहले कभी भी उस फसल या किस्म या जीनोटाइप का कल्टीवेशन नहीं किया गया है, तो ऐसी प्रक्रिया तो क्या कहलाती है, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाती है। और ये जो प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस है उसमें इम्पोर्टेंट स्टेप है और सबसे पहले यही प्रक्रिया होती है, इसी के बाद में आगे की प्रक्रियाएं पढ़ते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। तो 2 उपलब्धियां कौन सी है, इससे नई फसलों का विकास भी होता है और नई किस्मों का विकास भी होता है। तो कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि नई फसलों का विकास में है मक्का, आलू, अरहर, यानी कि इनका विकास कौन सी प्रक्रिया से हुआ, पादप पुरस्तापन प्रक्रिया से। ऐसे नई किस्मों का विकास में कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, जैसे कि चावल है, चावल में IR 8 है, 28 है और IR 36 है। ऐसे गेहूं में सोनारा 64 है, रीडले किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम गुणसूत्र। तो कृत्रिम गुणसूत्र के 2 पॉपुलर उदाहरण हैं, एक तो है BAC और एक है YAC, यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र और हिस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। तो जो सामान्य परपोषी कोशिका होती है, जो होस्ट सेल होती है, ये बड़े DNA खंडों को ग्रहण करने में असमर्थ होती है। इस कारण
ये गुणसूत्र जो है जैसे ही परपोषी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ स्थापित होके और उसके मुख्य गुणसूत्र की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। इस कारण इनको क्या कहा गया है? कृत्रिम गुणसूत्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीमक। दीमक एक सामाजिक कीट है। तो इसको सामाजिक कीट क्यों कहा जाता है? तो दीमक एक निवय यानी कि कॉलोनी यानी कि टर्मेटेरिया के रूप में निवास करता है और इस कारण ही इसको क्या कहा गया है? सामाजिक कीट कहा गया है। और ये जो टर्मेटेरिया है ये इसमें निवास करने वाले सदस्यों के द्वारा ही क्या करते हैं? निर्मित होता है ये। तो ये भी ध्यान रखना अपने को। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है सरसों के सफेद रोली रोग का प्रबंधन किस प्रकार करेंगे? तो इसमें 3 प्रकार के प्रबंधन है। एक तो है सस्य प्रबंधन, सस्य प्रबंधन, और एक है रासायनिक प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन, और तीसरा है जैविक प्रबंधन। तो जैविक प्रबंधन में एक ही चीज अपने को ध्यान रखनी है, प्रतिरोधी किस्में उगानी है। प्रतिरोधी किस्में जैसे कि क्रांति। रासायनिक विधियों में या तो क्या करें अपन? मेटालेक्जिल, मेटालेक्जिल या मैंकोजेब का छिड़काव करें, या बीजों को उपचारित करें। बुआई से पहले इन कवकनाशियों के द्वारा बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए, या इसके बाद में भी रोग का प्रकोप हो जाता है तो क्या करना चाहिए? 21 दिन के बाद में इनका घोल बना के और छिड़काव कर देना चाहिए। सस्य प्रबंधन में क्या क्या ध्यान रखनी है? पहला ध्यान रखना है फसल चक्कर अपनाना चाहिए। फसल चक्कर अपनाना चाहिए। दूसरा, रोगी पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए। तीसरा, ग्रीष्मकालीन जुताई करनी चाहिए। चौथा, अगेती बुआई करनी चाहिए। ये है सफेद रोली रोग के प्रबंधन के तरीके। केंचुए मृदा की उर्वरता किस प्रकार बढ़ाते हैं? तो केंचुआ क्या करता है? मृदा प्लस वनस्पति इनको खाता है, और जैसे ही वो छोटे छोटे गोलियों में इसको रूपांतरित कर देता है, गोलियों के रूप में रूपांतरित कर देता है, जिनको बोलते हैं कर्मी कास्टिंग। और यही क्या है? वर्मी कंपोस्ट। तो इस दौरान ये इनके अंतर्गत क्या मिलाता है? कुछ एसिड मिलाता है, कुछ हार्मोन ये स्रावित करता है, जिसके कारण इनकी जो उर्वरता होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो केंचुआ है जैसे मिट्टी वगैरह को खाता है तो ये मिट्टी में क्या करता है? रंध्रों का निर्माण कर देता है, जिस कारण जो जल धारण क्षमता है वो मिट्टी की बढ़ जाती है, और जिसके कारण भी क्या होती है? उर्वरता बढ़ जाती है। तो ये सभी थोड़े अब डिटेल वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो इन सभी जो हाफ ईयरली में क्वेश्चन आए हुए हैं, इनका यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए, पीडीएफ के रूप में चाहिए, तो आपको ज्वाइन करना होगा लक्ष्य क्लासेज देवली के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। तो उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इनकी जो जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम, इन सभी का आपको सॉल्यूशन मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में। और यहाँ पर लक्ष्य क्लासेज देवली के अंतर्गत आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन के बैच अवेलेबल मिलेंगे। किस किस के? तो जेट के
ICR के यानी कि CUT के, इसके अलावा BSc नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है जो साइंस बायोलॉजी वाले दे रहे हैं, तो इनका जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके बाद में यहाँ पर ऑफलाइन यानी कि जो क्रैश कोर्स का बैच है वो आपको अवेलेबल होगा, जो आप ज्वाइन कर सकते हो। और इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि अब जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो आपको बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाएगा और इनका आप प्रॉपर ध्यान रखिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो लक्ष्य क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।